हेलो, स्वागत है आपका फ्री जगह कुछ चैनल पे। मेरा नाम है किरण भावर। आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के 300 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन के आंसर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और लास्ट में एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था 1946 में। संविधान सभा के निर्माण के समय कितना समय लगा? तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। तो देखिए, संविधान सभा का गठन तो पहले ही कर दिया गया 1946 में, जब भारत पाक एक हुआ करता था। तो शुरू में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389 थी। लेकिन देश का जब विभाजन होता है उसके बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 299, है ना। भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? एकात्मक और संघात्मक है। संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया? हैदराबाद के। क्यों? क्योंकि हैदराबाद चाहती थी, यहाँ की जो देसी रियासत थी वो चाहती थी कि हम स्वतंत्र रूप से कार्य करें, लेकिन इनका झुकाव कहाँ था? पाकिस्तान की तरफ था। ठीक है, इसलिए यह संविधान जो सभा थी ना, इसमें इनकी जो देसी रियासतें थी, जिनके जो प्रतिनिधित्व थे, इन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं किया। अब ऐसा ही कुछ विचार किसका था? जम्मू कश्मीर की देसी रियासत का। आपको पता है आज जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है। जो भी कुछ हो रहा है उस समय अगर वो एक अच्छा डिसीजन ले लेते तो ऐसा नहीं होता। जम्मू कश्मीर जो एक देसी रियासत थी, वहाँ पर कह दिया गया था उनको, या तो आप भारत में मिल जाइए या तो आप पाक में मिल जाइए। ठीक है, या तो आप स्वतंत्र रूप से अपने आप को एक देश घोषित कर दीजिए। तो वो डिसीजन लेने में इतना लेट कर देते हैं कि वहाँ से पाकिस्तान के जो कबाली होते हैं वो आक्रमण कर देते हैं वहाँ पर, और फिर ये आ जाते हैं मदद मांगने भारत देश के पास। तो देखिए, वही जंग फिर छिड़ जाती है यहाँ पर भारत पाक। इसलिए तो फिर कश्मीर के ऊपर अपना एक अलग से वो जो विषय है, ये तो बिल्कुल अलग ही विषय है। वैसे अलग से मैंने वीडियो बना रखी है उसके ऊपर, है ना। आप चाहे तो ज़रूर पढ़िएगा कि जम्मू कश्मीर में क्यों अलग संविधान चला करता था, क्यों अलग से उनका झंडा था, लेकिन भारत देश में तो आता है, लेकिन ऐसा क्यों था, वो चीज़ें आप ज़रूर पढ़िएगा। देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 की अध्यक्षता की है सच्चिदानंद सिन्हा ने। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कब चुने जाते हैं? 11 दिसंबर 1946 को। देखिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनते हैं। लेकिन अस्थायी के बाद जब स्थायी सदस्य चुनना रहता है तो किसे बनाया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट देखिएगा, संविधान सभा का प्रारूप तैयार किसने किया? BN राव द्वारा। इनके द्वारा संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया जाता है। अब जो ये प्रारूप समिति है, इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बनते हैं 29 अगस्त 1947 को। प्रथम कानून मंत्री कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। भारत देश में आज तक कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं है। अब देखिए, इन्होंने बनाया है संविधान, तो बहुत सोच समझ कर बनाया होगा, है ना। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? JB कृपलानी। ये थे झंडा समिति के अध्यक्ष। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा किसे कहा? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। संविधान की कुंजी किसे कहा गया? प्रस्तावना को कहा गया। प्रस्तावना आप जरूर पढ़िएगा, बहुत अच्छे वर्ड्स उसमें लिखे गए हैं। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्दों को कब जोड़ा गया? काफ़ी समय बाद जोड़ा गया, 1976 में जोड़ा गया। कौन सा संवैधानिक संशोधन आया था? याद रखिएगा, 42वां, जिसे कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। बहुत सारे बदलाव किए गए थे इसमें, इसलिए इसको एक अलग से ही नाम दिया गया। 42वां संवैधानिक संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन नाम दिया गया है। संविधान के प्रारूप पर बहस हुई है 114 दिनों तक बहस होती है इसके ऊपर। भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को। संपूर्ण संविधान लागू किया जाता है 26 जनवरी 1950 को। बनकर तो तैयार हो गया था, लेकिन इस डेट का वेट किया जाता है, इस दिन लागू करेंगे। देखिए, भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। स्वतंत्रता के पश्चात देश में रियासतें कितनी बची थी? 562 रियासतें बची थी। मूल संविधान में अनुच्छेदों, अनुसूचियां और भागों की संख्या कितनी थी? तो अनुच्छेद 395, अनुसूचियां 8 और भाग 22।
ठीक है। देखिए आज की हम बात करें वर्तमान में तो अनुच्छेद 395 ही है, लेकिन इसमें संवैधानिक संशोधन करके 106 से भी ज़्यादा यहाँ पर संवैधानिक संशोधन हुए हैं, उनको भी ऐड किया गया है। अगर उन सबको हम 1 2 3 करके हम काउंट करते हैं सबको, तो वो 470 से भी ज़्यादा हो जाएंगे। अनुसूचियाँ पहले 8 थी हमारे मूल संविधान में, आज कितनी है? 12 है। भाग की हम बात करें तो भाग पहले भी 22 थे, अभी भी 22 हैं, लेकिन इसमें कुछ जोड़ा गया है। अगर इसमें जो चीज़ें जोड़ी गई हैं उनको भी हम ऐड करें तो 25 हो जाएंगे। ठीक है, आप दोनों चीज़ में फ़र्क समझ रहे हैं, अलग से ऐड किया गया है। लेकिन अगर आपसे सिर्फ यह पूछा जाए कि अनुच्छेद कितने हैं तो 395 है, अनुसूचियाँ 12 और अभी भाग है 22। ऐड करके चीज़ें अलग से जोड़ी गई हैं, जिन्हें हम कहाँ पढ़ते हैं? उसे हम संवैधानिक संशोधन में पढ़ते हैं। देखिए वर्तमान में अनुसूचियाँ कितनी हैं? 12 हैं। जो 8वीं अनुसूची है उसमें भाषा की कुल संख्या कितनी है? 22 है, आपको याद रखना है। मूल संविधान में राज्यों का उल्लेख देखने के लिए मिला था 14। उस समय मूल संविधान में राज्य कितने थे? उस समय सिर्फ 14 राज्य थे। उसके बाद राज्यों की संख्या बढ़ी है। संविधान में देश का नाम क्या लिखा गया है? भारत अथवा इंडिया आपको नाम पढ़ने के लिए मिलेगा। संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? 5वां भाग सबसे बड़ा है। भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है भाग 3 को। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है भाग 5 के अध्याय 4 में। संविधान के 15वें तथा 18वें भाग का विषय है निर्वाचन तथा आपात उपबंध। प्रथम लिखित संविधान दिया है अमेरिका देश ने। सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे भारत देश का है, सबसे बड़ा लिखित संविधान। ठीक है, भारत देश की अर्थव्यवस्था इतनी खराब थी उससे पहले कि भारत देश को एक ऐसा संविधान की ज़रूरत थी जिसमें बहुत सारी चीज़ों को सही किया जा सके। ठीक है, भारत देश की जो हालत पहले थी वो काफ़ी ज़्यादा खराब थी। आज भी होता है, जाति धर्म इनके नाम पर आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं। उन चीज़ों को सुधारने के लिए जितना भी अच्छा उस समय हो सकता था उन्होंने किया, और भारत देश का जो संविधान है वो सबसे बड़ा संविधान है। जितने भी देश थे जहाँ पर संविधान उस समय लागू थे, उन सब में जो भी अच्छा लगा, जिनके आधार पर हम भारत देश के उस समय जो व्यवस्था है उसको सुधार सकते थे, वो सारी चीज़ें हमने लेकर के डाली हैं इसमें। ठीक है, तो कोई कहता ना कॉपी पेस्ट, वो बहुत ही गलत बात है। क्यों कहते हैं कॉपी पेस्ट? भारत देश के संविधान में वो सारी चीज़ें हैं जो आपको एक अच्छा इंसान या फिर हमारे आसपास एक अच्छा माहौल क्रिएट कर सकती है। जिसने पढ़ रखा है ध्यान से वो समझता है। देखिए, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार है हमारी संसद को। ठीक है, आपने देखा होगा नए राज्य बन जाते हैं, उनके क्षेत्र में कम ज़्यादा हो जाता है या फिर उनके नाम बदल दिए जाते हैं। अभी भी आप देख रहे होंगे कुछ ऐसी जगह हैं जिनका नाम बदलने के लिए अभी भी किसी न किसी बिल को पारित किया जाता है। अभी केरल के लिए ही किया गया है कि उसका नाम बदलना है ना। तो ये सब पावर होती है संसद के पास, संसद चाहे तो ये सब कर सकती है। भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य है आंध्र प्रदेश। इसका गठन किया था 1953 में। उसके बाद आंध्र प्रदेश से भी तेलंगाना अलग हो गया, वो भी भाषा के आधार पर ही हुआ है। देखिए, 7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो आया था 1956 में, इसका संबंध है भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन किया जा सकता है। उस समय ऐसा बहुत हो रहा था कि भाषा के आधार पर बहुत ज़्यादा विद्रोह हो रहा था कि नहीं, हमें अलग अलग राज्य का दर्जा दे दिया जाए। आप देख सकते हैं भारत देश में बहुत सारी ऐसी चीज़ है जिसको लेकर के मन मुटाव होता रहता है। आप देखिए, भाषा के आधार तक पर लोग अलग अलग होने के लिए तैयार हो गए। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन है? अफजल अली थे। असम राज्य का गठन हुआ है 1956 में। गोवा पूर्ण राज्य बना था, जो देखिए काफ़ी समय बाद बना था। संशोधन आया था, यह 56वां संशोधन आया था कब? 1987 में। आप देख सकते हैं 1987 में, तब राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। देखिए यहाँ पर ये जो गोवा है ना, यहाँ पर यूसीसी पहले से ही लागू है। अभी आप पढ़ रहे होंगे उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ है। तो ये जब स्वतंत्र हुआ था उससे पहले यहाँ पर पुर्तगाली यूनिफॉर्म सिविल कोड्स चलता था। अभी उत्तराखंड में तो आज़ादी के बाद चलता है।
सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। 36वां संवैधानिक संशोधन आया था 1975 में इसके द्वारा। सिक्किम उससे पहले इसे कोई राज्य का दर्जा नहीं था, है ना। इसकी भी एक अलग स्टोरी है सिक्किम राज्य की। देखिए, दिल्ली को राजधानी का पूरी तरह से दर्जा कब मिला था, तो अब देख सकते हैं 69वां संशोधन आया था 1991 में, तब दिल्ली को राजधानी का दर्जा मिलता है। संविधान की संप्रभुता निहित है जनता में। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था, प्रशासनिक ढांचे का जो मॉडल लिया गया है कनाडा से लिया गया है। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली एवं विधि निर्माण प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है, ब्रिटेन से ले रखी है। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम यही थे जो भारत देश पर इन्होंने राज किया था, तो आखिरी टाइम यही थे, तो हमने इन्हीं से ही सीख लिया और वही चीज़ हमें अच्छी लगी तो उसको आगे हमने कंटिन्यू किया कि हमारा संसद कैसा कार्य करेगा, है ना। संसद का जो अभी शासन आप देख रहे हैं वो हमने ब्रिटेन से ही ले रखा है। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य लिया गया है। तो देखिए, मौलिक अधिकार लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से और मौलिक कर्तव्य हमने लिया है रूस से और हमारे संविधान में ऐड किया है। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में वर्णित है भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक। अगला है संविधान में आपातकाल उपबंध लिया गया है जर्मनी के संविधान से हमने लिया है। संविधान में समरवती सूची का विषय कहाँ से लिया गया है, यह लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला सवाल है हमारा, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है यह किस देश के संविधान से प्रभावित है। हमने कहाँ से लिए संशोधन करने की प्रक्रिया, दक्षिण अफ्रीका से। संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 368 भाग जो 20 में आता है। ठीक है, हमारे संविधान में हम संशोधन कर सकते हैं, तो ये पावर किसके पास है, कौन सा अनुच्छेद हमें यह पावर देता है, अनुच्छेद 368। संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था 1951 में, है ना। देखिए, भारतीय संविधान लागू होता है 1950 में, ठीक एक साल बाद ही इसमें संशोधन करना पड़ जाता है। वर्तमान में राज्य, संघ और समरवती सूची में वर्णित विषयों की संख्या कितनी है, तो राज्य के विषय है 61, संघ के विषय हैं 100 और समरवती सूची 52। राज्य सूची क्या होती है, राज्य के विषय क्या होते हैं, जिसमें राज्य सरकार अपने राज्य के लिए कानून बना सकती है। संघ सूची में 100 ऐसे विषय हैं जिस पर संघ जो है हमारी केंद्र सरकार है जो कानून बना सकती है। समरवती सूची वो होती है जिसमें दोनों राज्य भी और केंद्र दोनों कानून बना सकती है समरवती सूची में, है ना। ऐसे 52 टॉपिक्स हैं, लेकिन इसमें किसकी चलेगी, अगर यहाँ पर केंद्र उस विषय पर कानून बना देता है तो केंद्र की चलेगी। ठीक है, चलिए देखिए, समरवती सूची के विषय पर विधि निर्माण की शक्ति किसके पास है, केंद्र व राज्य दोनों के पास है, लेकिन अगर एक टॉपिक पर दोनों ने कानून बनाए हैं तो यहाँ पर किसका कानून वैध हो जाएगा, केंद्र का। केंद्र के पास थोड़ी पावर ज़्यादा है ना। देखिए, वन एवं पर्यावरण विषय है समरवती सूची का। कानून व्यवस्था विषय है राज्य सूची का। आप देख रहे हैं यहाँ पर कानून व्यवस्था, जैसे अभी मैंने बताया था आपको कि सूची है समरवती सूची जो है उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, उसमें से वन और पर्यावरण का विषय भी आता है ना। तो देखिए, शिक्षा समाचार पत्र का विषय होता है समरवती सूची का, मतलब शिक्षा के ऊपर अगर कोई कानून बनाना है तो यह समरवती सूची का विषय है। मतलब इसमें राज्य भी कानून बना सकती है और केंद्र भी कानून बना सकती है, दोनों कानून बना सकते हैं यहाँ पर। रेल, डाक, रक्षा विषय किसका होगा, संघ सूची का होगा ना। जाहिर सी बात है, जो इंटरनेशनल लेवल के हो जाएंगे तो वो पावर किसके पास चली जाएगी, हमारे केंद्र सरकार के पास। रेल हो गया, डाक हो गया, रक्षा तो विषय ही केंद्र में आएगा ज़्यादातर, है ना। देखिए, पंचायती राज विषय होता है संघ सूची का, सॉरी राज्य सूची का, क्योंकि राज्यों में है पंचायत, है ना, तो ये राज्य सूची का विषय है। चलिए देखिए, 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज्य से। पंचायती राज्य का सबसे छोटा अंग होता है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत चुनाव की जिम्मेदारी होती है राज्य सरकार के ऊपर, क्योंकि यह किसका विषय है, राज्य सरकार का विषय है। देखिए, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है, ग्राम सेवक करता है। पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय शुरू की गई। बलवंत राय मेहता
समिति के रिपोर्ट के आधार पर। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी 2 अक्टूबर 1959 में नागौर, राजस्थान में। नेक्स्ट देखिएगा, 73वां संवैधानिक संशोधन आया था 1992 में। इसका संबंध है पंचायती राज व्यवस्था से। भारत में नागरिकता का प्रावधान लिया कैसा है? एकल है ना, एकल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता नहीं है। भारत की नागरिकता लेने तथा खोने के लिए न्यूनतम अवधि क्या है? नागरिकता लेना है तो 10 साल रहिए भारत देश में, और खोना है तो भारत देश से 7 साल के लिए गायब हो जाइए। चलिए अगला सवाल है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से 35। मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे? 7 थे। वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। किसको हटाया गया है? संपत्ति का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार नहीं रहा। अब देखिए, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार में डाला गया, अनुच्छेद 30 के ए में कर दिया गया था, है ना। तो वो था 44वां संवैधानिक संशोधन आया था 1978 में। उसमें मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार है हमारे संसद के पास। वर्तमान में अनुच्छेद 51 का जो ए है, इसमें वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं मूल कर्तव्य में, आप जरूर पढ़िएगा। देखिए, मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है 42 वाला जो संवैधानिक संशोधन आया था 1976 में, उसके द्वारा मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया, उससे पहले नहीं थे ये। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। नेक्स्ट है, अस्पृश्यता का अंत किया गया अनुच्छेद 17 में। अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम बना था 1955 में। देखिए, भारत देश में अगर कोई सबसे ज़्यादा घिनौनी व्यवस्था जो हुआ करती थी छुआछूत वाली, उसको समाप्त किया गया अनुच्छेद 17 के तहत। प्रेस की स्वतंत्रता दी गई अनुच्छेद 19(1) के ए में। प्रेस जिसे चौथा स्तंभ कहा जाता है, इसे तो हम ऐसा कहेंगे कि अब ये टूट चुका है, ठीक है, या तो बिक चुका है, प्रेस को कहा जाता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता वर्णित है अनुच्छेद 21 में। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया अनुच्छेद 29 में। देखिए, 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया है। 86 संवैधानिक संशोधन आया था 2002 में। बहुत अच्छा है क्या इस चीज़ को ला करके, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा जो काम है उसको अपराध घोषित किया गया अनुच्छेद 24 में। संसद के अंग होते हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा ना। कोई भी बिल आता है लोकसभा में पेश होता है, पास होने के बाद राज्यसभा में जाता है, उसके बाद यहाँ अगर पास हो गया तो हमारे राष्ट्रपति जी हैं वो मुहर लगाएंगे और उसको कानून बना देंगे। तो संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? देश का राष्ट्रपति होता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? देश का राष्ट्रपति होता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 52 में यह लिखा गया है कि राष्ट्रपति पद को गठित किया जाए। संसद के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन करता है हमारा देश का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है 5 वर्षों का होता है। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की एकमात्र प्रक्रिया है महाभियोग, है ना। महाभियोग एक प्रोसेस होती है, उसी के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, और यह लिखा हुआ है अनुच्छेद 61 में। देखिए, जो हमारे राष्ट्रपति है ये हमारे संविधान के संरक्षक होते हैं, ये इसकी रक्षा करते हैं, वो देखते हैं, नजर बनाए रखते हैं कि कोई संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, ठीक है। और इनके रहते हुए अगर संविधान का उल्लंघन होता है तो इनके ऊपर महाभियोग लाया जाता है इनको हटाने के लिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना दी जाती है 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को, है ना। इनको पहले ही बता दिया जाता है, या तो आप इस्तीफा दे दीजिए या फिर महाभियोग से आपको हटाया जाएगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन, ये तो देखिए कम ज़्यादा भी हो सकता है ना। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सर्च कर लीजिएगा आज की तारीख में कितना मिल रहा है।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। देश का राष्ट्रपति बनना है तो 35 वर्ष होना चाहिए, प्लस में 100 हो जाए या 200 हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। उपराष्ट्रपति के लिए भी ये है, राज्यपाल के लिए भी यही है। ठीक है। लोकसभा भंग करता है, किसके पास पावर है जो लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो हमारे राष्ट्रपति। अनुच्छेद 85 इन्हें पावर देते हैं। ठीक है, लोकसभा को ये भंग कर सकते हैं, लेकिन राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। मृत्युदंड जो होता है उसे क्षमा करने का अधिकार हमारे राष्ट्रपति के पास है, और राष्ट्रपति क्षमा कर सकते हैं इसे, इन्हें यह पावर मिलती है अनुच्छेद 72 के अनुसार। एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया है तो वो है एम हिदायतुल्लाह। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद व राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, है ना। राष्ट्रपति का जब भी चुनाव होगा तो उसमें पार्टिसिपेट कौन करेंगे? संसद व राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ना ही राज्यसभा पार्टिसिपेट कर रही है और ना ही विधान परिषद पार्टिसिपेट कर रही है। नेक्स्ट है, राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है? तो 12 व्यक्तियों के मनोनीत कर सकते हैं, वो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। फिल्म क्षेत्र के आपने देखा होगा, हमारे राज्यसभा में बैठे रहते हैं, ठीक है, या फिर खेल जगत के भी होते हैं। तो ये कैसे आते हैं? बहुत सारे तो ऐसे चुनाव लड़के भी आते हैं, लेकिन कुछ मनोनीत होकर भी आते हैं, तो इनको मनोनीत कर सकते हैं। राष्ट्रपति के पास पावर है। देखिए, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी, उच्च व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों या मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? देश के राष्ट्रपति ही करते हैं। नेक्स्ट है, योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? मंत्रिमंडल करता है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है? एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर होता है। राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री के परामर्श से। आप देख सकते हैं, जो भी मंत्री हैं उसकी लिस्ट राष्ट्रपति को कौन देते हैं? प्रधानमंत्री देते हैं। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत घोषित किया जा सकता है, और ये कौन करते हैं? हमारे राष्ट्रपति करते हैं ना। मतलब किसी भी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगाना है तो इन्हें परमिशन मिलती है अनुच्छेद 356 के तहत, और कौन लगाता है? राष्ट्रपति लगाता है। वैसे राज्यपाल के कहने पर लगाता है ना। देखिए, निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी रहे हैं। राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी, तो वो है फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। अगला सवाल है हमारा, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, है ना। ये पहली भारत देश की राष्ट्रपति रही हैं। देखिए, दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो तो अध्यादेश जारी कौन कर सकते हैं? राष्ट्रपति कर सकते हैं अध्यादेश जारी। अध्यादेश क्या होता है? थोड़े समय के लिए कोई कानून हो सकता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा वैसे सिर्फ 6 महीने के लिए ही लागू रहता है। उसके बाद तो बैठक बुलानी पड़ती है, और वो जो कानून चल रहा है उसको या तो समाप्त करेंगे या तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है। देखिए, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाते हैं? भारत के न्यायाधीश दिलाते हैं राष्ट्रपति को पद की शपथ। संसद के संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं, और उनकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ध्यान दीजिएगा, संसद की संयुक्त अधिवेशन जो होती है, संयुक्त अधिवेशन क्या, इसका अर्थ कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों को बुलाना है तो राष्ट्रपति बुलाएंगे, लेकिन इसकी अध्यक्षता अब कौन करेगा? लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। यहाँ पर उपराष्ट्रपति नहीं करेंगे, जो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं वो नहीं करेंगे। यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष होंगे ना, वो दोनों की ये जो संयुक्त अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता करते हैं। अगला सवाल है हमारा, संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? तो बहुमत के आधार पर, है ना, जाहिर सी बात है, बहुमत के आधार पर। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वेतन प्रदान किया जाता है संचित निधि के द्वारा। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन 356 लागू हुआ था पंजाब में, कब? 1951 में। राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि क्या है? तो राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए लग सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल के लिए लगाया जा सकता है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा? तो अनुच्छेद 63 के तहत होगा। यदि राष्ट्रपति का पद अभी थोड़ी समय के लिए खाली है, रिक्त है, तो उसका कार्यभार कौन संभालते हैं? उपराष्ट्रपति संभालते हैं। अब देखिए,
राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटान कौन करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय करते हैं। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार अब किसके ऊपर रहेगा? कौन संभालेंगे? तो वो होंगे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, जो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। देखिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। अब यहाँ पर उपराष्ट्रपति की बात हो रही, सिर्फ हम राष्ट्रपति की बात करें तो लोकसभा पार्टिसिपेट करता है या फिर विधानसभा, ये इनके मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदन के जो मेंबर्स हैं ना, वो पार्टिसिपेट करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के पद की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 74 के 1 में। नेक्स्ट है, प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपने सुना होगा अभी बीच में कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो संसद में कहते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को अगर देश का उस समय प्रधानमंत्री बनाया जाता हो तो भारत पाक अलग नहीं होते। तो बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर जिंदा होते तो ना बनते। तो देखिए, अंतरिम सरकार बन गई थी 1946 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की डेथ हुई है 1950 में। तो आप देख सकते हैं अंतरिम सरकार तो पहले ही बन गई थी। उस समय सरदार वल्लभ भाई जो पटेल हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना, और भी 2-3 नेता थे, उनके बीच में वोट हो रहा था कि किसको देश का प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। उस समय एक अंतरिम सरकार बन रही थी। तो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पक्ष में आते हैं 15 वोट और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके पक्ष में आते हैं 0 वोट। यहाँ पे जो हमारे गांधी जी हैं, महात्मा गांधी जी, वो पक्ष में होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के कि नहीं, इन्हें बनाया जाए देश का प्रधानमंत्री, क्योंकि इनकी इंग्लिश अच्छी है, ये पढ़े लिखे हैं, तो ये अगर बनते हैं तो अच्छा रहेगा। तो इन्हें बनाते हैं जिन्हें 0 वोट मिलता है। तो यही बात उठा रहे थे पीएम नरेंद्र मोदी संसद में, है ना। तो बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल तो थे ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, अंतरिम सरकार बनी थी ना जब, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया जाता है प्रधानमंत्री, जिन्हें 0 वोट मिले थे। और उसके बाद आप देख सकते हैं 1947 में भारत पाक अलग हो गया था। तो देखिए, ये सारी चीज़ें आप खुद से पढ़िएगा तो और ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगा। मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का काम कौन करता है? देश के प्रधानमंत्री करते हैं। भले देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे ना हो, लेकिन जो मंत्रिमंडल में जो सदस्य होते हैं, आपने देखा उनको इंग्लिश कितने फर्राटेदार है, कितने पढ़े लिखे हैं। हमारे वित्त मंत्री को देख लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। मंत्रिपरिषद का निर्माणकर्ता और संहारकर्ता कौन होता है? देश का प्रधानमंत्री। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। यूएनओ में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार भाषण दिया था 1977 में। प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे, तो वो थे पीवी नरसिम्हा राव। पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। एक भी बार ये संसद में नहीं आए, लेकिन आपको पता है इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा 2024 में। चौधरी चरण सिंह, ठीक है। वैसे ये एक कृषि के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दे रखा है। राज्यसभा का गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। लोकसभा का गठन होता है 6 मई 1952 को। ध्यान दीजिएगा, ये डेट आपको याद रखनी है। संसद का निम्न सदन होता है लोकसभा, है ना। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। संसद का स्थायी सदन या फिर उच्च सदन कौन सा होता है? राज्यसभा। स्थायी मतलब इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, है ना, और ये उच्च सदन कहलाता है। लोकसभा तथा राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? आपसे अधिकतम पूछा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा में 552 मेंबर्स होते हैं और राज्यसभा में ज़्यादा से ज़्यादा 250 मेंबर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष का भी होता है और 1/3 मेंबर्स ना यहाँ पर रिटायरमेंट लेते भी रहते हैं। देखिए, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। प्राक्कलन समिति के सदस्य
30 होते हैं जो सभी लोकसभा के होते हैं। प्राक्कलन समिति क्या होती है? प्राक्कलन, आकलन करते हैं कितना पैसा आ रहा है, क्या कर रहे हैं उसका, इस चीज़ का हिसाब किताब रखती है, वो होती है प्राक्कलन समिति, है ना। वही सभी लोकसभा के होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु, लोकसभा का मेंबर बनना है तो 25 वर्ष होना चाहिए, राज्यसभा का मेंबर बनना है तो 30 वर्ष होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है संकट काल की स्थिति में। पहली बार विपक्ष के दल के नेता को मान्यता दी गई 1969 में। देखिए, राज्यसभा तथा लोकसभा में प्रथम विपक्षी नेता थे कमलापति त्रिपाठी और राम सुभग सिंह। राज्यसभा की, याद रखिएगा, राज्यसभा के प्रथम विपक्षी नेता का नाम है कमलापति त्रिपाठी और लोकसभा के प्रथम विपक्षी नेता थे राम सुभग सिंह, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। लोकसभा की कार्यवाही चलाने के लिए कुल संख्या कितनी होनी चाहिए? तो जितने भी मेंबर्स हैं उसके 1/10 मेंबर्स वहां पर उपस्थित तो होना ही चाहिए। लोकसभा की कार्यवाही तभी चलेगी, वरना सब खाली है तो कैसे चलेगा। देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष GB मावलंकर हैं। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते? तो 1/3 सदस्य, ठीक है। राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं 6 साल के लिए बनते तो हैं, लेकिन हर 2 साल में यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/3 मेंबर्स जो हैं वो सेवानिवृत्त भी हो जाते हैं। नेक्स्ट है, राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन है? तो वो है BS रामा देवी। लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य से आते हैं? उत्तर प्रदेश से आते हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश पर सारे राजनेताओं की नजर गड़ी रहती है। देखिए, वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा में पेश किया जाता है। दंड संहिता धारा 302 संबंधित है हत्या से। धन विधेयक परिभाषित है अनुच्छेद 110 में, इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरह से लिखा गया है कि धन विधेयक किसे कहते हैं। वित्तीय विधेयक परिभाषित है अनुच्छेद 112 में। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष इसका निर्णय करते हैं, उसके बाद इसको पेश किया जाता है। धन विधेयक को राज्यसभा अपने पास रख सकती है केवल 14 दिनों के लिए, सिर्फ 14 दिनों के लिए ही रख सकती है, या तो उसको वापस लौटा दे या तो उसको पास कर दे। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होती है राष्ट्रपति की, है ना। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में। एक व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। पहले यह चीज नहीं थी, लेकिन बाद में अनुच्छेद 152 की 2 बाद में इस चीज को जोड़ा गया था कि कोई एक व्यक्ति जो है ये एक या अधिक राज्यों का राज्यपाल रह सकता है ना। तो 153 के 2 में जोड़ा गया। राज्यपाल की कार्रवाई की वैधता को चुनौती देने का अधिकार है विधानसभा को। अगला सवाल है, राज्य की शक्ति निहित होती है राज्यपाल में। राज्य कार्यपालिका का प्रधान होता है राज्यपाल। राज्य विधानमंडल का निम्न सदन कहलाता है विधानसभा। अब यहाँ पर हम राज्य की बात कर रहे हैं, अभी हमने केंद्र के बारे में बात कर ली। देखिए, आप या तो केंद्र का अच्छे से पढ़ लीजिए या तो राज्य का पढ़ लीजिए। दोनों में से अगर आप किसी एक को भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो वही सारी चीजें आप दूसरे से रिलेट करके आराम से पढ़ सकते हैं। राज्य विधानमंडल का स्थायी उच्च सदन कहलाता है विधान परिषद। देखिए, अब राज्य जो विधानमंडल है इसके भी 3 अंग है। एक राज्यपाल हो गया, दूसरा विधानसभा और तीसरा हो गया विधान परिषद, है ना। देखिए, विधानसभा की न्यूनतम तथा अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी? विधानसभा में ज्यादा से ज्यादा 500 मेंबर्स हो सकते हैं और कम से कम 60 मेंबर, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 50 मेंबर और कम से कम 60, ना 60 से कम चलेगा ना 500 से ज्यादा चलेगा। और सबसे ज्यादा कहाँ पर है? अभी उत्तर प्रदेश में है। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 1/6। देखिए, राज्य विधानमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तब विधानसभा के प्रति। विधान परिषद तथा विधानसभा पद के लिए न्यूनतम आयु होना चाहिए। विधान परिषद के लिए 30 और विधानसभा के लिए 25।
गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है विधानमंडल के द्वारा। विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतराल होता है 6 माह का। प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई अनुच्छेद 170 के अंतर्गत, है ना। लेकिन उस विधानमंडल में विधानसभा तो होगी, ये कंपलसरी है, लेकिन विधान परिषद ये डिपेंड करता है उस राज्य के ऊपर कि वहां पर विधान परिषद गठित करे या ना करे। राज्य मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। लघु संविधान किसे कहा जाता है? तो देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 42वां संवैधानिक संशोधन आया था 1976 में। इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए थे। इतने बदलाव किए गए थे कि ऐसा लग रहा था कि एक अलग से ही संविधान लिखा गया है, इसलिए इसको लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट है, संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर बना रह सकता है 6 माह के लिए। उसके बाद तो सदस्यता उसको लेनी पड़ेगी, या तो लोकसभा में चले जाइए या तो राज्यसभा में चले जाइए। ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित हुआ था 1980 में। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का। नेक्स्ट, आपातकाल की उद्घोषणा में कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति ही जरूरी है? 1 माह। प्रश्नकाल की अवधि 1 घंटा होता है। शून्यकाल जो होता है ये प्रश्नकाल के ठीक बाद का काल होता है। अब ये प्रश्नकाल शून्यकाल कहाँ सुनने के लिए मिलेगा आपको? जब भी सत्र चल रहे होते हैं ना, वहाँ पर। देखिए 12 से 1 बजे तक का जो समय है यह शून्यकाल होता है। नेक्स्ट देखिएगा, 10वीं अनुसूची संबंधित है दल बदल अधिनियम से। दल बदल विरोधी कानून को मान्यता दी गई थी। इसको मान्यता देखिए बहुत समय बाद दी गई। 1985 में जब संशोधन आया, 52वां संवैधानिक संशोधन आया, उसके बाद दल बदल विरोधी कानून को मान्यता दी गई। देखिए कोई एक ए पार्टी है, उसके पास अभी 10 ऐसे हैं जो जीते हुए हैं, और बी वाली पार्टी है उसके पास अभी 11 वोट हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन जीतेगा? एक पार्टी सी नाम की है, उसके पास सिर्फ 3 वोट हैं। अब या तो या इसमें चले जाए या तो इसमें चले जाए, दोनों में से कोई भी जीत जाएगा। तो ये इस तरह से दल बदल कर लेते थे, है ना। तो देखिए जो पार्टी जीत चुकी है, जीतते हुए भी वह हार जाएगी। ये इसको रोकने के लिए दल बदल विरोधी कानून लाया गया। लेकिन आपकी पार्टी क्या करती है? गठबंधन कर लेती है। सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ केरल में 1957 में। संसदीय समितियों का कार्यकाल होता है 1 वर्ष का। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, है ना। ये केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति रहे हैं। संसद भवन का रूपरेखा तैयार किया था सर हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियंस ने। संसद भवन का उद्घाटन किया गया 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन द्वारा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति को आरक्षण सुविधा प्रदान की गई 8वां संवैधानिक संशोधन 1959 के द्वारा। संविधान समीक्षा आयोग की एकमात्र महिला सदस्य थी श्रीमती सुमित्रा जी कुलकर्णी। प्रसार भारती अधिनियम लागू हुआ था 15 सितंबर 1997 को। वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल बना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। देखिए कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल माना जाने लगा कब से? 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनता है चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। मंडल आयोग गठित हुआ था 1979 में। गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया गया। गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया गया भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। द्वैध शासन प्रणाली कब शुरू हुई थी तथा कब तक चली? तो 1921 से आरंभ हुई और 1 अप्रैल 1937 तक चली। प्रांतीय स्वायत्तता लागू हुआ 1 अप्रैल 1938 को। पुनर्गठित संविधान सभा में सदस्यों की संख्या थी 299, है ना। इसको तो हमने पहले डिस्कस कर लिया सबसे पहले। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक प्रतिवर्ष होती है 3 बार। नेक्स्ट देखिएगा, संविधान के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 108 में। प्रथम राज्य भाषा आयोग गठित हुआ था 1955 में। प्रथम राज्य भाषा आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खेर। उच्चतम न्यायालय के गठन के विषय में उपबंध किया गया है अनुच्छेद 124 में।
सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान करता है अनुच्छेद 137। उच्चतम न्यायालय में होते हैं 34 न्यायाधीश, जिसमें से एक होता है मुख्य न्यायाधीश और 33 होते हैं अन्य न्यायाधीश। अभी वर्तमान में पूरे कंप्लीट हैं, 34 हैं अभी वर्तमान में। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25 है। 25 उच्च न्यायालय हैं। आप देख सकते हैं भारत देश में राज्य भी ज़्यादा हैं, 25 से तो ज़्यादा ही राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश भी है। उसके बाद भी सिर्फ 25 उच्च न्यायालय ही हैं। तो इनके अंडर में ऐसा है कि बहुत सारे राज्य आते हैं, ठीक है। एक उच्च न्यायालय के अंडर में 2-3 राज्य भी आ जाते हैं। देखिए, संविधान का व्यवस्था व्याख्या करने वाला तथा संरक्षक माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय को ना, जाहिर सी बात है। प्रथम विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया थे। याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया। प्रारंभ में उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश समेत कुल न्यायाधीश कितने थे? 8 ही थे सबसे शुरू में। पंजाब व हरियाणा के उच्च न्यायालय के अधीन है चंडीगढ़, ठीक है। कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन आता है अंडमान निकोबार द्वीप। मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन आता है पांडिचेरी। केरल उच्च न्यायालय के अधीन आता है लक्षद्वीप। बम्बई उच्च न्यायालय के अधीन आते हैं दमन दीव तथा नागर हवेली। वैसे मैंने अलग से वीडियो बना रखी है उच्च न्यायालय से संबंधित, वहाँ पर और बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया है ना। यहाँ तो एक एक नाम ही आपको देखने के लिए मिल रहा है, वहाँ 2-3 और भी नाम हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा उच्च न्यायालय से संबंधित वीडियो। वर्तमान में वहाँ के अभी कौन कौन न्यायाधीश वगैरह हैं, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को अप टू डेट कवर करवा रखी है। चलिए नेक्स्ट है, सर्वप्रथम भारत में उच्च न्यायालय का गठन कब और किन स्थानों पर हुआ? तो सबसे पहले भारत में उच्च न्यायालय का गठन हुआ है 1862 में। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, इन तीनों उच्च न्यायालय का हुआ था। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना हुई है 1966 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई 1916 में। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई है 1866 में। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के मुख्य तथा अन्य न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? कब रिटायरमेंट लेते हैं? तो उच्चतम न्यायालय की हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट में 65 वर्ष की आयु में रिटायर्ड हो जाते हैं। उच्च न्यायालय की हम बात करें, हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो 62 वर्ष में ये ठीक है रिटायर्ड हो जाते हैं। उच्चतम तथा उच्च न्यायालय जो है इसकी कार्यकारी भाषा क्या होती है? अंग्रेजी होती है। आप देख सकते हैं अंग्रेजी भाषा होती है। और आजकल स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है कि भारत देश की नेशनल लैंग्वेज है हिंदी। भारत देश की कोई लैंग्वेज नहीं है इस तरह से जिसे आप हिंदी बोले या कुछ भी बोले। भारत देश की एक्चुअली कोई नेशनल लैंग्वेज है ही नहीं, कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। लेकिन उच्चतम तथा उच्च न्यायालय में आप देख सकते हैं कार्यकारी भाषा यूज़ होती है इंग्लिश। और कहते हैं बहुत सारे लोग कि अंग्रेज़ चले गए और अंग्रेज़ी छोड़ गए। अरे आप देखिए यहाँ पर आपका उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय आज भी उसी भाषा में कार्य करता है। इसलिए कहते हैं वाई एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का विवरण आधारित है 1935 अधिनियम के तहत। जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ 1957 में। जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ है 30 अक्टूबर 1951 में। जम्मू कश्मीर का संविधान आपने अभी पढ़ा, जम्मू कश्मीर का एक अलग ही संविधान हुआ करता था। अभी तो अनुच्छेद 370 हटाया गया है। उसके पहले जम्मू कश्मीर में उनका एक अलग संविधान था, उनका एक अलग झंडा था, उनके सब कुछ अलग अलग है ना। देखिए, जम्मू कश्मीर का राज्यपाल शासन सर्वप्रथम वहाँ पर लागू हुआ 27 मार्च 1977 को, है ना। राज्यपाल शासन सर्वप्रथम लागू हुआ 27 मार्च 1977 को। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया अनुच्छेद 70 के तहत। ना इसमें बहुत सारे पार्ट आते हैं, ABC बहुत कुछ आता है, पूरा 370 नहीं हटाए, ध्यान दीजिएगा। लोक सेवाएं हेतु ली कमीशन गठित हुआ था 1923 में। PK थुंगन समिति गठित हुई थी 1988 में। लॉर्ड रिपिन द्वारा स्थानीय स्वशासन स्थापित किया गया 1882 में। अशोक मेहता समिति के गठन हुआ था 1977 में। सदस्यों की संख्या थी 13। अशोक मेहता समिति में 13 मेंबर्स थे ना। सुपर कैबिनेट कहलाता है योजना आयोग। योजना आयोग को सुपर कैबिनेट कहते हैं। केंद्र राज्य के वित्तीय संबंध का निर्धारण कौन करता है? वित्त आयोग। पुरानी वित्तीय समिति है लोक लेखा समिति। नेक्स्ट है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? KC नियोगी। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ है 1990 ईस्वी में।
इसका प्रावधान देखने के लिए मिलता है अनुच्छेद 263 में। लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या टोटल 22, जिसमें से लोकसभा से 15 आते हैं और राज्यसभा से 7 आते हैं। संघीय न्यायपालिका का वर्णन अनुच्छेद 124 से 147 तक है। अनुच्छेद 334 जो है इसका संबंध है संघ की राजभाषा से। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। ठीक है, राजभाषा क्या है? हिंदी है, कोई देश की राष्ट्रभाषा नहीं है। अनुच्छेद 352 है, 352 इसका संबंध है आपातकाल से। संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 326 देता है। लोक अदालत की प्रथम बैठक हुई है 14 मार्च 1982 को जूनागढ़, गुजरात में। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संविधान की किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संविधान, है ना। देखिए, किस अनुच्छेद में न्यायपालिका या कार्यपालिका से पृथक्करण वर्णित है? अनुच्छेद 50 में। जो हमारी न्यायपालिका है ये स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। अवशिष्ट विषय पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है? संघ सरकार को प्राप्त है। अब अवशिष्ट विषय मतलब क्या हुआ? देखिए, अभी हमने पढ़ा था शुरू में ही कि राज्य के पास अलग विषय होते हैं, केंद्र के पास अलग विषय है, और एक है समवर्ती सूची जिसमें राज्य भी कानून बना सकती है, केंद्र भी कानून बना सकता है। अब अवशिष्ट क्या हो गया? ऐसे विषय जिसको नहीं राज्य सूची के पास है, न ही केंद्र के पास है, न ही समवर्ती सूची में विषय वो डाले गए हैं, तो उन विषय पर अब कौन बनाएगा कानून? संघ सरकार बनाएगी, है ना। ऐसे विषय आ सकते हैं। देखिए, संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोग किस प्रकार का निकाय है? सलाहकारी। देश के सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल क्या होता है? तो 6 साल के लिए तो होता ही है, और 65 वर्ष आयु लास्ट होता है ना। 6 साल के लिए होते हैं वो इस पद पर, लेकिन अगर 65 वर्ष ईयर हो जाता है, पहले अगर हो जाते हैं 6 साल पूरे होने से पहले, तो उनको रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी। देखिए, लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी 1926 में। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा सौंपते एवं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। इस्तीफा भी इनको ही देंगे और इनकी नियुक्ति भी कौन करेंगे? राष्ट्रपति। किसकी? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। चुनाव आयोग है स्वतंत्र संवैधानिक संस्था। क्या आपको लगता है वाकई में स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है? जैसा कि अभी हम सुन रहे हैं, बहुत जगह प्रोटेस्ट हो रहा है कि ईवीएम हैक किया जा रहा है। इवन आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उन्होंने पूरी तरह से डेमो बताया कि किस तरह से ईवीएम को हैक किया जा रहा है। तो इतना ज़्यादा जो अभी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है, क्योंकि इस चीज़ को जो गोदी मीडिया है वो तो आपको न्यूज़ में बिल्कुल नहीं बताएगी। इसके लिए आपको अलग से ही देखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, सर्वप्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुए थे। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है निर्वाचन आयोग। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुकुमार सेन है। भारत में मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई है। तो ये कौन सा संवैधानिक संशोधन आया था? 1989 में आया था। देखिए, उससे पहले तो उससे पहले जो आयु थी ना 21 साल ही थी। 21 साल जैसी होंगे आपकी उम्र, आपको वोट देने का अधिकार होगा। लेकिन इस चीज़ को कब बदला गया? 1989 में बदला गया। कौन सा संवैधानिक संशोधन आया था? 61वां संवैधानिक संशोधन आया था, जिसमें 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। राष्ट्रीय आपात की प्रथम घोषणा की गई चीनी आक्रमण के समय 1962 में। आंतरिक अशांति के कारण किस वर्ष राष्ट्रीय आपात लागू किया गया? 1975 में। भारत में आकस्मिक निधि का गठन किया गया 1950 में। संविधान की आत्मा कहा जाता है अनुच्छेद 32 को। नगर निगम की स्थापना हुई है 1687 में। नगर निगम की स्थापना 1687, आप देख सकते हैं बहुत पहले ही मद्रास में कर दी गई थी। सर्वप्रथम लोक अदालत का आयोजन हुआ है गुजरात में। पहला लोकायुक्त नियुक्त हुआ राजस्थान में। काका कालेलकर आयोग का गठन हुआ है 1953 में। भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट देखिएगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के अंग थे 13 अगस्त 1947 तक। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना।
गणतंत्र का अर्थ होता है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। बिहार राष्ट्रीय भाषा परिषद पटना का गठन हुआ 1950 में। अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार लिया गया ब्रिटेन से। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44 में है। देखिए, उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी किया गया समादेश कहलाता है परमादेश। बंदी को 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय के सामने पेश करना समादेश कहलाता है। उसे कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखिए, सूचना के अधिकार का विधेयक पारित किया गया 2005 में किया गया था। सूचना के अधिकार का विधेयक पारित। ऑल इंडिया सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर शपथ कौन दिलाते हैं? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है ना, ये उनके जो अन्य न्यायाधीश हैं, अभी ना टोटल कितने हैं? 34। एक इसमें से कौन है? मुख्य न्यायाधीश है। बाकी 33 कौन है? अन्य न्यायाधीश है। तो जो अन्य न्यायाधीश इनको शपथ कौन दिलाएंगे? ये जो मेन वाले हैं ना, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ये इनको शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट है, हिंदी को भारत की राज्य भाषा के रूप में स्वीकार किया गया 14 सितंबर 1949 को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई 24 अक्टूबर 1945 को। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे अनंत शयनम अयंगर। नेक्स्ट है, संविधान के 8वीं अनुसूची में वैसे तो 22 भाषाएं हैं, लेकिन उसमें से बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली भाषा को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 2003 में। यह संवैधानिक संशोधन आया था 92 वाला। चलिए अगला सवाल देखिएगा। भारत के आकस्मिक निधि का गठन हुआ है 1950 को। भारत में प्रेस प्रसिद्ध का गठन किया गया 1956 में। उच्चतम तथा उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए जाने वाले जो रिट हैं, इसमें 5 तरह के रिट्स होते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, जैसे अभी हमने देखा कि 24 घंटे के अंदर उसको न्यायालय के सामने पेश करना होगा। इसी तरह से और भी बहुत सारे अच्छे हैं। परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रेक्षा, है ना। इन सबको मैंने बहुत ही डिटेल में आप लोगों को समझा रखा है। देखिए, हमारे 2 चैनल है, एक का नाम है फ्री जीके क्यूज, जो पुराना वाला है फ्री जीके क्यूज, वहाँ पर मैंने आपको पूरा भारतीय संविधान बहुत अच्छी तरह से पढ़ा रखा है। वहाँ पर करीबन हमने 100 वीडियोज़ डाल रखी है भारतीय संविधान की। जितने भी टॉपिक्स हैं लूसेंट के, वो सारे मैंने कवर करवाए हैं। और अभी जो हम ये पढ़ रहे हैं, ये सब आपको स्पीडी में देखने के लिए मिल जाएगा, है ना। उन चीज़ों को बस हम यहाँ पर थोड़ा सा और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके समझा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। राज्य के राज्यपाल अपने कार्य के लिए उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति। एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र जिनका अपना उच्च न्यायालय है, तो वह है दिल्ली। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान द्वारा अपनाया गया है 22 जुलाई 1947 को। भारत संघ पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया 22 मार्च 1957 को। राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम तथा अंतिम महीना है, प्रथम जो है वो चैत है और अंतिम वाला है फाल्गुन। मंडल आयोग का संबंध था पिछड़ी जातियों से। भारत का सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कानूनी सलाहकार होता है। भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समितियों की कुल संख्या 13। प्रारूप समिति में कुल सदस्य 7। राष्ट्रगान जो जनगण मन है, ये भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत किया गया 24 जनवरी 1950 को। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन गाया गया 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम गाया गया 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये डेट याद रखिएगा, ईयर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। जनगण मन के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल का फूल। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। देखिए, बाघ के पहले शेर भी था, ये तो बाद में बाघ बना, उससे पहले शेर हुआ करता था। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। वित्तीय आपात प्रथम बार प्रवर्तन में रहता है 6 माह तक।
भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया था 26 अक्टूबर 1962 को। नेक्स्ट है, राज्य विधान परिषद में सदस्यों की संख्या अधिकतम विधानसभा के सदस्यों की 1/3 तथा कम से कम 40। विधान परिषद तथा विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 और 5 वर्ष का। ठीक है, देखिए विधान परिषद का 6 वर्ष का, विधानसभा का 5 वर्ष का। नागालैंड राज्य बनता है, 13वां संवैधानिक संशोधन आया था, उसके तहत बनाया गया। ये कब आया था? 1962 में आया था, तब नागालैंड को राज्य बनाया गया भारत देश का। भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं, भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं सुचेता कृपलानी, जो उत्तर प्रदेश की बनी थी। भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल है श्रीमती सरोजिनी नायडू, ये भी उत्तर प्रदेश से। राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु होती है? कोई निश्चित सीमा नहीं है। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है विधानमंडल के द्वारा। उच्चतम न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विचार कर सकता है अनुच्छेद 137 के तहत। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति हमारे संसद के पास है। भारत सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को हो, इनके पास मतलब पावर है व्यय करने की, मतलब कहाँ पैसा लगाना है ये पावर तो इनके पास है। प्राक्कलन समिति क्या करेगी? कितना पैसा आया, कितना कहाँ गया, इसका आंकलन करेगी। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त। देखिए संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतराल होना चाहिए, या फिर हो सकता है, मतलब इतना हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। उसके अगर ये समय ज़्यादा एक्सटेंड करता है तो उसके पहले ही इनको एक बैठक तो बुलानी पड़ेगी, है ना, सत्र बुलाना ही पड़ेगा। देखिए किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार राष्ट्रपति को है अनुच्छेद 143 के तहत। संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को परिभाषित किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। मणिपुर और मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना हुई है 23 मार्च 2013 को। त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष है 26 मार्च 2013 को। चलिए ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लास्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए, बताइए धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको कमेंट करना है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, और बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो हमारा जो पुराना चैनल है फ्री जीके क्यूज वाला, जिसमें ग्रीन लोगो बना हुआ है, वहाँ पर मैंने अलग से ही प्लेलिस्ट बना रखी है भारतीय संविधान की। बहुत पहले ही वीडियो अपलोड कर दी है, आज से 2 साल पहले ही वो सारी चीज़ें मैंने अपलोड करके डाल दी थी। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, हमारे दोनों चैनल को। ठीक है, थैंक यू।